अस्सलाम वालेकुम। मेरी देवरानी की बेटी और मेरी बेटी हम उम्र थीं। दोनों जवान हो चुकी थीं। देवरानी की बेटी आवारा और बदतमीज़ थी। बहुत से लड़कों से उसकी दोस्ती थी, जबकि मेरी बेटी बहुत नेक थी। हर कोई उसकी शराफत की कस्में खाता। एक रोज़ एक बहुत बड़े घर से मेरी बेटी के लिए रिश्ता आ गया। लड़के में किसी चीज़ की कोई कमी न थी, खूबसूरत भी बहुत था। मैंने बेटी का रिश्ता वहाँ तय कर दिया, मगर शादी से कुछ दिन पहले मेरी बेटी बेहोश होकर गिर पड़ी। मैं घबरा कर फ़ौरन उसे नज़दीकी क्लिनिक ले गई, जहाँ मालूम हुआ कि बेटी उम्मीद से है। मुझे तो चक्कर आ गए। फ़ौरन डॉक्टर के पाँव में गिर पड़ी और बोली, डॉक्टर साहबा, बेशक मुझसे लाखों रुपए ले लो, लेकिन इस मसले को ख़त्म कर दो, क्योंकि मेरी बेटी के काले करतूतों की खबर अगर इसके बाप को हो गई तो वो मुझे जान से मार डालेगा। तभी डॉक्टर बोली, मैं ऐसा गुनाह नहीं कर सकती। मैं रोती हुई बाहर आई तो अचानक एक औरत मेरे पास आई और बोली, मैं नर्स हूँ, तुमसे एक पैसा भी ना लूँगी। रात 2 बजे दरवाज़ा खुला रखना, तमाम काम कर दूँगी। मगर इस वक्त मेरे होश फना हो गए जब वो नर्स बोली, मेरी शर्त ये है कि तुम रोज़ रात को अपनी बेटी को कोई लिहाज शर्म सिखाओ। वो अब बच्ची नहीं रही कि यूं मुंह उठाकर कहीं भी चल पड़े। न उसे पहनने ओढ़ने की तमीज़ है और ना ही तुमने उसे ये सिखाया कि किससे बात करनी है और किससे नहीं। मुझे तो तुम पर हैरत होती है रज़िया कि तुमने अपनी बेटी को महरम ना महरम की तमीज़ ही नहीं सिखाई। मेरी रिदा को देखो, कितनी शर्मो हया वाली बच्ची है। उससे कुछ सिखाओ अपनी बेटी को। मैं आज फिर अपनी देवरानी की क्लास ले रही थी, क्योंकि उसकी बेटी ने मोहल्ले के एक लड़के को रोककर उससे दुकान से चंद चीज़ें मंगवाई थी। मेरी देवरानी हमेशा की तरह आज भी सर झुकाकर मेरी बातें सुनती रही। दरअसल मेरी देवरानी की बेटी अक्सा मेरी बेटी रिदा की हम उम्र थी, मगर इन दोनों लड़कियों की आदत में ज़मीनों आसमान का फ़र्क था। मेरी रिदा बहुत सुलझी हुई, सोमो सलात की पाबंद, जबकि अक्सा लाउबाली से लड़की थी। मेरी बेटी हर वक्त खुद को ढांप कर रखा होता, जबकि अक्सा अक्सर चुस्त लिबास पहनती थी। मैं तो उसके मुंह पर कह देती कि इसकी बेटी अपने ननिहाल पर गई है, क्योंकि वो लोग आज़ाद ख्याल थे। रसिया ने भी मेरे देवर जवाद के साथ अपनी पसंद से शादी की थी। मेरी सास चाहती थी कि जवाद के लिए भी अपनी भतीजी लेकर आए, मगर जब वो यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने लगा तो रसिया ने उसे अपनी अदाओं के जाल में फंसा लिया। मेरी सास ने शादी की बहुत मुखालफत की थी, मगर जवाद तो हाथ में ही नहीं आ रहा था। ऐसा लगता था जैसे उस पर रसिया ने जादू करवा दिया हो। उसने सब घर वालों की मुखालफत मोल लेकर अपनी पसंद से शादी कर ली थी। उस दिन से मेरी सास ने कभी भी रसिया को बहू का दर्जा नहीं दिया था, जबकि मैं उनके भाई की बेटी थी। इन्होंने मुझे हर चीज़ में आगे रखा, इसीलिए घर भर में मेरी धाक बैठ गई थी। मैं घर की बड़ी थी, इसलिए जो चीज़ मुझे नापसंद होती वो फ़ौरन मुंह पर कह दिया करती थी। किसी की इतनी मजाल ही नहीं थी कि मेरे सामने चूं चरा करता। रसिया बोली, भाभी आप गुस्सा मत करें, मैं रिदा की खूब दुर्गत बनाऊंगी। मैं अपने कमरे में गई तो मेरे शौहर बोले, क्यों बेचारी रसिया के पीछे पड़ी रहती हो, उसकी तरबियत का तरीका तुमसे मुख्तलिफ है, तो उसका मतलब ये तो नहीं कि वो गलत है। ऐसे उनकी दिलासारी मत किया करो। मैं बिना कोई जवाब दिए उठकर रिदा के कमरे में चली गई, क्योंकि मैं उस पर कड़ी नज़र रखती थी। जवान बच्चियां कब बहक जाएं कुछ पता भी नहीं चलता। रिदा का कमरा अंदर से बंद था। मैंने दस्तक दी तो उसने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। मैंने कमरे में दाखिल होते ही चारों तरफ घूरा था। मैं बोली, तुमने अंदर से कमरा क्यों बंद कर रखा है? क्या कर रही थी तुम? अम्मी, मैं लिबास तब्दील कर रही थी, लेकिन मैंने उसके कमरे की अच्छी तरह तलाशी ली। एक एक चीज़ उठाकर देखी। उसका मोबाइल उससे छीनकर चेक किया। जब तसल्ली हो गई तो मैं वापस मुड़ गई। तब मुझे रिदा ने पुकारा। वो बोली, अम्मी, आपको इल्म है क्या कि आप मेरी माँ हैं? आप थानेदार नहीं और ना ही मैं मुजरिम हूँ जो आप मेरे साथ ऐसा सलूक करती हैं। आप रसिया चाची को देखें, वो अक्सा की दोस्त हैं। दोनों एक दूसरे से ढेरों बातें करती हैं। मैं गुस्से से बोली, मुझे रसिया से मत मिलाओ। मैं एक ख़ानदानी औरत हूँ जिसे पता है कि बच्चों को किस तरह संभाल कर रखा जाता है। तुम लिखवा लो मुझसे, ये अक्सा एक न एक दिन गुल ज़रूर खिलाएगी। मैं इतना कहकर बाहर आ गई थी। मुझे अपनी बेटी की बातों पर बहुत गुस्सा आया था। खैर, मैंने सर झटक दिया और खाना बनाने लगी। अगले दिन मैंने मशीन लगाई और कपड़े धोने लगी।
तब अक्सा मेरे पास आई और बोली, ताई अम्मी मुझे ये कपड़े दे दें, मैं ऊपर डाल आती हूँ। मैंने उसे कपड़े दे दिए, मगर उसके जाने के बाद मेरे दिल में ख्याल आया कि अक्सर अक्सा खुशी खुशी छत पर क्यों गई है, वो क्या गुल खिला रही है। मैंने कपड़े छोड़े और छत पर उसके पीछे ही चली गई। मैंने देखा कि अक्सा कपड़े तारों पर डाल रही थी, जबकि हमारी छत के सामने वाली छत पर एक लड़का खड़ा कबूतरों को दाना डाल रहा था, जबकि उसकी नजरें अक्सा पर थीं। मैं गुस्से से बोली, अक्सा जब तुमने देख लिया था कि छत पर एक लड़का खड़ा है तो तुम नीचे आ जाती, क्यों उसके सामने खड़ी हो गई हो? चलो नीचे, मैं बताती हूँ तुम्हारी माँ को। मैं अक्सा को खींच कर नीचे ले गई। मैं ऊंची ऊंची आवाज में कह रही थी कि तुम बहुत बदकिरदार लड़की हो। इतनी देर में रसिया और जवाद भागते हुए बाहर आए। रसिया बोली, भाभी क्या बात है? मैंने अक्सा के मुंह पर थप्पड़ मारा और बोली, मैं कपड़े धो रही थी। शे मेरे पास आकर बोली, ताई लाओ, मैं कपड़े छत पर डाल आती हूँ। मैंने इसे कपड़े तो थमा दिए, मगर बाद में ख्याल आया कि इसे तो किसी काम से लगाया ही नहीं, इसीलिए जल्दी से इसके पीछे गई। तब देखा ये सामने वाली छत पर खड़े लड़के को अपनी अदाएं दिखा रही थी। ये भी अपनी माँ पर गई है, अदाएं दिखा दिखा कर लड़कों को फांस दी है। जवाद में तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मेरे सामने बोलते। अक्सा कहने लगी, ताई अम्मी अब जितना ध्यान मुझ पर देती है ना, इतना अगर अपनी बेटी पर दे देती तो वो कॉलेज में गुल ना खिलाती। कभी कॉलेज जाकर तो देखें उसे किस नाम से पुकारा जाता है। मैं तो अक्सा की बात सुनकर ही दंग रह गई थी। मैंने अक्सा को थप्पड़ भी मारा और बोली, अपनी ताई के सामने जुबान चलाती है, शर्म नहीं आती तुम्हें? वो रोती हुई अपने कमरे में चली गई और मैं अपनी बेटी के कमरे की तरफ बढ़ गई थी। मैंने जाते ही उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। अक्सा क्या कह रही थी, तुमने कॉलेज में क्या गुल खिलाया है? मेरी बेटी रोने लगी और बोली, काश अम्मी आपने कभी तो मेरी बात को अहमियत दी होती, कभी तो मुझसे बात पूछी होती। आप तो मुझे दुश्मन ही समझती हैं। मैंने रीता को खूब बेइज्जत किया और अपने कमरे में आ गई। रात खाने की मेज सजाई गई तो दोनों लड़कियों में से कोई भी वहां पर ना आई। जवाद बोले, बच्चियां नाराज हो गई हैं, जाओ रसिया तुम दोनों को ले आओ। मैंने उसे रोक दिया। मैं बोली, खबरदार कोई भी लड़कियों को बुलाने नहीं जाएगा, एक रात भूखी रहेंगी तो उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। रसिया मेरी बात पर वहीं पर बैठ गई थी। हम सब ने खाना खाया और अपने अपने कमरों में चले गए। रात के 11 बजे मैं वॉशरूम के लिए उठी तो मेरी नज़र किचन के जलते बल्ब पर पड़ी। मैं तब एक कदम आगे बढ़ी और किचन में झांक कर देखा तो रसिया अपनी बेटी को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। मेरे दिल में एक लम्हे के लिए रीता का ख्याल आया, मगर मैंने सोचा कि इस तरह तो मेरी औलाद भी रसिया की औलाद की तरह नाफरमान हो जाएगी। मैंने ख्याल छटक दिया और अपने कमरे में जाकर सो गई। मैंने अपनी बेटी पर बहुत सख्ती रखी हुई थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी मेरे हाथ से निकल जाए। खैर इन्हीं दिनों मेरी बेटी के लिए रिश्ता आ गया। मैं बहुत खुश हुई क्योंकि रिश्ता अमीर घराने से आया था और वो तो मेरी रीता को देखकर पागल ही हो गए थे। वो चाहते थे कि अब जल्दी से शादी हो जाए, मगर हमने उनसे कुछ दिनों का वक्त मांगा, मगर रीता को पता नहीं क्या हो गया था। वो तो मुझसे नाराज नाराज रहने लगी थी। आज सुबह मैंने नाश्ता लगाया तो वो नाश्ते पर भी ना आई। मैंने अक्सा से कहा, जाओ रीता को बुला कर लाओ। मेरे बुलाने पर रीता बाहर तो आ गई थी, मगर वो बेजान सी लग रही थी। वो कुर्सी पर बैठने लगी तो नीचे गिर गई। मैं भागकर उसके पास आई थी और वो बेहोश हो चुकी थी। मैंने ड्राइवर को गाड़ी निकालने का कहा और अपनी बच्ची को अस्पताल ले गई। डॉक्टर बोली, मुबारक हो, आप नानी बनने वाली हैं, मगर माँ बहुत कमज़ोर है बच्चे की। अगर माँ कमज़ोर होगी तो बच्चा कैसे फले फूलेगा? उनके शौहर कहाँ हैं? इन्हें बुलाएं ताकि मैं उन्हें समझा दूं कि इस हालत में बच्चे का ख्याल कैसे रखते हैं। डॉक्टर बोलती जा रही थी जबकि मैं अपने दिल को संभाले उसकी बातें सुनती जा रही थी। डॉक्टर फिर से बोली, इस लड़की का शौहर कहाँ है? इस सवाल पर मैं एकदम होश में आ गई थी। मैं बोली, इसका शौहर नहीं, रीता तुम बताओ ये किसका बच्चा है? तुमने निकाह किया है हमसे चोरी छिपे? इसका बाप कहाँ है, मुझे बताओ। वो मुसलसल रोती जा रही थी। वो बोली, अम्मी मैंने गुनाह किया है, निकाह नहीं किया। रीता की बात सुनकर तो मैंने अपना सर पकड़ लिया था। मैं बोली, हाय अल्लाह, तुमने ये क्या कर दिया? मैं जल्दी से डॉक्टरनी के कदमों में बैठ गई और बोली, डॉक्टरनी साहिबा आप प्लीज़ मेरी बेटी के इस गुनाह को छुपा दें। हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। आप मेरी बेटी की जान इस बच्चे से छुड़वा दें। मैं आपको मुँह मांगी रकम देने को तैयार हूँ।
डॉक्टरनी एकदम गुस्से में आ गई और बोली, मैं इस तरह का गुनाह नहीं करती। बेहतर यही है कि आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं। और वैसे भी मुझे हैरत है, आप कैसी माँ हैं। आपकी नाक के नीचे आपकी बेटी गुल खिलाती रही और आपको इस सब का इल्म भी ना हुआ। अब आप अपनी इस लापरवाही का नतीजा तो देख चुकी हैं। मैं रिदा को लेकर डॉक्टरनी के कमरे से बाहर आ गई थी। हम दोनों अभी तक अस्पताल में ही बैठी हुई थी। मैं सर पकड़कर रो रही थी। हम बेंच पर बैठे थे कि मैं बोली, रिदा तुमने ये क्या कर दिया? तुम्हें ज़रा शर्म ना आई? तुमने मेरी नज़रें सबके सामने झुका दी। तुमने तो मेरी तरबियत का भी पास ना रखा। अब मैं लड़के वालों को क्या जवाब दूंगी? वो भी रोने लगी थी। हम दोनों अस्पताल में बैठे बातें ही कर रही थी जब एक नर्स मेरे पास आकर बोली, बाजी मैं जान गई हूँ कि आपकी बेटी से गुनाह सरजद हुआ है। आप इस गुनाह को छुपाना चाहती हैं, जबकि डॉक्टर साहबा ने ऐसा करने से मना कर दिया। लेकिन अगर आप मेरी एक शर्त मान लेंगी तो मैं आपकी बेटी का गुनाह छुपाने में आपकी मदद ज़रूर करूँगी। मैं इस नर्स की बात सुनकर जी उठी थी। मैं जल्दी से खड़ी हो गई और बोली, हाँ कहो, जो भी कहना चाहती हो। मैं तुम्हारी एक नहीं 100 शर्तें मानने को तैयार हूँ। बस तुम किसी तरह मेरी बेटी की जान इस बच्चे से छुड़वा दो। वो नर्स बोली, ठीक है बाजी, ये सब करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे 3 दिन का वक्त चाहिए और फिर मैं ठीक रात के 2 बजे आपके घर आऊँगी। आप अपना दरवाज़ा खुला रखिएगा। मैं बोली, तुम 3 दिन बाद क्यों आओगी, जबकि मैं चाहती हूँ कि यह किस्सा आज और अभी ख़त्म हो जाए। तुम आज मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगी। वो नर्स मुस्कुराने लगी और बोली, बाजी मेरी अपनी भी एक मजबूरी है जिस वजह से मुझे ये वक्त चाहिए, लेकिन मैं आपके घर आ जाऊंगी। मुझे नर्स की बातें सुनकर जरा सी तसल्ली हुई थी। मैं रिदा को लेकर घर आ गई। घर में सब बड़े परेशान थे। रसिया बोली, भाभी क्या बात है, हमारी रिदा को क्या हुआ था? वो इस तरह बेहोश क्यों हो गई थी? मैंने जल्दी से झूठ बोला और कहा, इसे भूख की वजह से कमजोरी हो गई थी, इसलिए चकरा कर गिर गई। डॉक्टर ने ताकत की दवा दी है, ये जल्द ठीक हो जाएगी। रसिया खुश हो गई और बोली, शुक्र है, कोई बड़ा मसला नहीं। मैं तो बहुत खौफजदा हो गई थी। मैं रसिया की बातें चुपचाप सुनती रही। आज मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया था और फिर मैं अपने कमरे में जा चुकी थी। मैं उससे इस मौजू पर कोई बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि दीवारों के भी कान होते हैं। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी के काले करतूत सबके सामने आ जाएं और फिर सब मुझ पर हंसें, मेरी तरबियत का मजाक उड़ाएं और कहें कि आपकी तरबियत को क्या हो गया, क्योंकि मैंने रिदा को कमरे से बाहर निकलने से मना किया हुआ था। मैं ही 3 वक्त का खाना उसके कमरे में पहुंचा देती थी। वो मेरी तरफ देखकर रोने लगती और मुझसे बात करने की कोशिश करती तो मैं अपने लबों पर हाथ रखकर उसे चुप रहने का इशारा कर देती, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि हमारी गुफ्तगू कोई सुने और हमारी मजबूरी से फ़ायदा उठाए। अब रिदा को हर वक्त मतली रहती। एक दिन रिदा कमरे से बाहर आई और मतली करने लगी। इस वजह से रसिया को इल्म हो चुका था कि दाल में कुछ काला है। रसिया मेरे पास आई और उसने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। वो बोली, भाभी अगर ऐसी वैसी कोई बात है तो आप मुझसे शेयर कर लें, मैं यकीनन आपको अच्छा ही मशवरा दूंगी, क्योंकि रिदा मेरी बेटी जैसी है। मैं उसकी बात सुनकर एकदम गुस्से में आ गई थी। मुझे लगा कि वो मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रही हैं और वो मेरे हालात पर हंसने का मौका ढूंढ रही हैं। मैंने उसे झिड़क दिया और बोली, मेरी बेटी में कोई ऐप नहीं, तुम अपने मशवरे को अपने पास ही रखो। मेरी बेटी तुम्हारी बेटी की तरह आवारा नहीं। इतना कहकर मैं अपने कमरे में चली गई थी। आज तीसरी रात थी। मुझे उस नर्स का बेसब्री से इंतज़ार था। मैं चाहती थी कि घर में ये बात फैलने से पहले ही इस बच्चे का खात्मा हो जाए। वो नर्स हमारे घर आ चुकी थी। वो बोली, बाजी मैं अपना काम करने आ चुकी हूँ, लेकिन आपको याद है ना, मैंने आपसे एक शर्त के बारे में कहा था। वो शर्त ये है कि आपको एक कागज़ पर साइन करना पड़ेगा जिस पर यह लिखा हुआ है कि आपकी बेटी को अगर कुछ हो गया तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। इसकी ज़िंदगी और मौत का मुझसे कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपकी बेटी की रिपोर्ट्स देखी हैं। आपकी बच्ची और होने वाला बच्चा दोनों ही बहुत कमज़ोर हैं। इस अमल में इसकी जान भी जा सकती है। मैंने इस नर्स से सारे कागजात छीन लिए और कहा, मुझे बस इस गुनाह से छुटकारा चाहिए। मैं इस मुआशरे में सर उठाकर जीना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे सारे कागजात पर अभी दस्तखत कर देती हूँ। मैंने जल्दी से पेंसिल उठाई और तमाम कागजात पर दस्तखत कर दिए थे। नर्स ने मुझे कहा, बाजी अब आप बाहर चली जाएं।
मैं अपना काम शुरू करती हूँ। मैं बाहर जाने लगी तो रीता ने मेरा हाथ थाम लिया और बोली, अम्मी मैं जानती हूँ कि मैंने गलत किया। मेरी जैसी औलाद जीने की हकदार नहीं। क्या आप इसी वजह से मुझे मौत के मुंह में धकेल रही हैं? मैंने जो गुनाह किया है, इसके बाद मैं आपसे ये भी कहने के काबिल नहीं रही कि मुझे इस तरह मौत के मुंह में मत फेंकी। मुझे अपनी गलती का अजाला करने दें। मुझे रब के हजूर माफ़ी मांगने का वक़्त दे दें। अम्मी मुझे लगता है ये नर्स मुझे मार देगी। आप मुझे किसी और डॉक्टर के पास ले जाएं। मैंने रीता का हाथ बेदर्दी से झटक दिया था। मैं बोली, तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम जैसी बेहया औलाद को इतनी जल्दी मौत नहीं आती। मैं कमरे के बाहर रीता की दर्द भरी आहें सुनती रही थी। वो दर्द से चीख रही थी। रीता और मैं छत पर थे, बाकी सब नीचे सो रहे थे। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे और मेरे सामने वो मंजर घूम गया था जब रीता 2 साल की थी और वो भागते हुए नीचे गिर गई थी। उसके मुंह से खून निकलने लगा था। वो बेइंतहा रो रही थी। मैं भी उसकी तकलीफ देखकर रोने लगी थी, लेकिन जैसे ही रीता की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो अपना रोना भूल गई थी। उसने जल्दी से उठकर मुझे गले लगाया और मुझे चुप कराने लगी थी। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे क्योंकि रीता की आवाज़ें अब भी कमरे से बाहर आ रही थीं। रीता का बचपना मेरी आंखों के सामने लहराने लगा था। वो नीले फ्रॉक में यहाँ वहाँ भाग रही थी, अक्सा की दोस्त के साथ खेल रही थी, मगर मैंने उसे पकड़कर ज़बरदस्ती अपने पास बिठा लिया। उसकी आंखों में उदासी उतर आई थी। वो खेलना चाहती थी। उसने अपने नन्हे नन्हे से हाथ मेरे मुंह पर रखकर कहा, अम्मी मैं खेल लूँ। मैंने उस पर रोब जमाने के लिए उसके हाथ झटक दिए और बोली, आराम से बैठी रहो। और फिर मैंने थोड़ी देर बाद बड़े फख्र से अपनी बेटी की तरफ देखकर रसिया को बातें सुनाई थी कि देखो मेरी बेटी कितने आराम से बैठी है, जबकि तुम्हारी बेटी में तमीज़ नाम की चीज़ ही नहीं। वो हंसकर बोली, भाभी तमीज़ सीखने के लिए बहुत उम्र पड़ी है, अभी तो इनके खेलने कूदने के दिन है। मगर मैंने रीता को खेलने नहीं दिया था। रीता को कार्टून भी तो बहुत पसंद थे, लेकिन मैं ख़ानदान की बड़ी बहू थी। मैं चाहती थी कि मेरी बच्ची इन फजूल चीज़ों में अपना वक़्त ज़ाया न करे, इसीलिए मैं उसे कार्टून नहीं देखने देती थी। उसे हर वक्त पढ़ाई करने का ही कहती। एक दिन वो मुझसे छुपकर अक्सा के कमरे में जाकर कार्टून देखने लगी थी। जब मुझे इल्म हुआ तो मैंने अक्सा के सामने ही उसे खूब मारा और उसे वहाँ से उठाकर उसके कमरे में लाकर बेड पर पटक दिया था। तब वो बोली, अम्मी आप रसिया चाची जैसी क्यों नहीं। ये बात अब मुझे बहुत बुरी लगी थी। मैंने रीता को सज़ा के तौर पर रात को खाना ही नहीं दिया था। जब भी कोई महफिल होती सब नन्हे नन्हे बच्चे आपस में खेल रहे होते थे, जबकि मेरी रीता मेरे पहलू में ही बैठी होती। सारी औरतें मुझे कहती अपनी बच्ची को भी दूसरे बच्चों के साथ खुलने मिलने दो। तब मैं बड़े फख्र से कहती, नहीं मेरी बेटी बड़ी समझदार है, बड़ी रख रखाव वाली है, ये किसी खेल कूद को पसंद ही नहीं करती। रीता मेरे कान में कहती, लेकिन अम्मी मुझे तो खेलना बहुत पसंद है, बस आप ही मुझे खेलने नहीं देती। रीता की सरगोशी मेरे कानों में हुई तो मैं एकदम हड़बड़ा कर सीधी हो बैठी थी। मेरी आंखों के सामने रीता की गमगीन और शिकवे से भरी आंखें खुल गई थीं। वो कह रही थी, अम्मी आप मुझे खेलने नहीं देती, क्या मैं आपकी सगी औलाद नहीं हूँ? मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल को मुट्ठी में जकड़ लिया हो। मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे थे और मेरे दिल में पछतावे सर उठा चुके थे। इन पछतावों की वजह से मेरा दम घुटने लगा था। मेरा जी चाह रहा था कि मेरी रीता का बचपन वापस आ जाए और मैं किसी न किसी तरह उसके हिस्से की सारी खुशियाँ उसकी झोली में डाल दूँ, उसको गुड़िया के साथ खेलने दूँ, उसे उसके पसंद के कार्टून देखने दूँ, उसकी खुशियाँ उससे ना छीनूं। मैं कुर्सी पर बैठकर फूट फूट कर रोती रही थी। कमरे से रीता की दर्द भरी आवाज़ आई तो मैं चौंक गई। मैं उठकर उसके कमरे की जानब भागी थी। रीता की नज़र मुझ पर पड़ी तो उसकी आंखों में वही शिकवा था जो मुझे बचपन में नजर आया करता था। मैंने नर्स को पीछे किया, रीता के पास जाकर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे, आंखों से आंसू रुक ही ना रहे थे। मैं बोली, मेरी बच्ची तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हें सैर करवाने को भी लेकर जाऊंगी, गुड़िया भी दिलवाऊंगी और कार्टून भी देखने दूंगी। वो मुरझाए हुए चेहरे से बोली, अम्मी अब ख्वाहिश नहीं रही मुझे इन चीज़ों की। मैं घबरा गई थी। मैं चाहती थी कि मेरी बच्ची किसी तरह हंसे और खुश हो जाए। रीता तुम्हें किसी चीज़ की ख्वाहिश है मुझे बताओ, आज मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, मैं अब तुम्हें कभी नहीं डांटूंगी। वो बोली, अम्मी मुझे जीने की बहुत ख्वाहिश है, मैं ज़िंदगी देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी हो जाए,
मेरा शौहर हो, मेरे बच्चे हों। आपको पता है क्या, मैं आप जैसी माँ नहीं बनूंगी, मैं तो रसिया चाची जैसी माँ बनूंगी। अम्मी, आप रसिया चाची को मेरे पास बुलवा दें ज़रा। मैं बोली, बेटी, इस हालत में मैं किसी को नहीं बुला सकती, नहीं तो उन्हें इल्म हो जाएगा कि यहाँ पर क्या हुआ था। वो रोते हुए बोली, अम्मी, आपने मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की, आखिरी ख्वाहिश भी नहीं। इतना कहकर वो चुप कर गई थी। मैं बोली, अल्लाह ना करे कि ये तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश हो। मगर वो चुप रही। मैं बोली, तकलीफ तो नहीं हो रही? वो फिर भी चुप रही। मैं बोली, अच्छा, तो अपनी माँ से नाराज़ हो गई है? तुम आंखें तो खोलो, मैं बुला कर लाती हूँ रसिया को। मैंने रिता का हाथ छोड़ा तो वो नीचे गिर गया। मेरे दिल को कुछ हुआ। नर्स बोली, बाजी, आपकी बेटी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई हैं। मैं हंस पड़ी। नर्स से बोली, रीता बड़ी तेज़ है, मैं जब भी इसकी कोई ख्वाहिश मानने से इनकार करती हूँ तो ये ऐसे ही आंखें बनाकर मुझे ब्लैकमेल करती है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। नर्स बोली, आपकी बेटी मर चुकी है। इसकी बात सुनकर मैं ज़मीन पर गिर गई थी। मैंने चीखें मार मार कर आसमान सर पर उठा लिया था। सब लोग वहीं पर भाग आए थे। सबको इल्म हो चुका था कि वहाँ पर क्या हुआ है। सब मुझे संभाल रहे थे, जबकि मैं दीवारों में टकरे मार मार कर रोती जा रही थी। मेरे कानों में मेरी बेटी की आवाज़ गूंज रही थी, अम्मी, मुझे जीने की ख्वाहिश है, ये नर्स मुझे मार देगी। हाय काश उसने ये अल्फाज ना बोले होते। मैंने खुद को पीट पीट कर जख्मी कर लिया था। मेरी बेटी की मैयत पर मेरे कानों में किसी औरत की आवाज़ गूंजी थी कि अल्लाह के रसूल ने तो मैयत पर इस तरह रोने से मना किया है, मगर अपनी बात तो देखो, निकत क्या कर रही है। वैसे तो बड़ी रख रखाव वाली बनती है। उस दिन मेरी आंखें खुल गई थी। मैंने अपनी और अपनी बच्ची की ज़िंदगी इन लोगों की वजह से ख़राब कर ली थी कि लोग मेरी तारीफ़ें करें, मगर लोग कभी भी किसी से राज़ी कहाँ होते हैं। आज भी तो बातें सुना रहे थे। काश मैं अपना सब कुछ खोने से पहले ही समझ गई होती। काश मैं इस वक्त अपनी बेटी की बात मान लेती, उसे इस तरह मरने न देती। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।